अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ टीवी। आज कुछ बड़ी ख़बरें हैं। सबसे बड़ी तो ख़ुद मीडिया के हवाले से असद तूर मारूफ व्लागर इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं FIA की दफ्तर में मौजूद हैं। तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। एक नोटिस उन्हें मिला था, उनके साथ उनके वकला की टीम भी है, ईमान मज़ारी हैं और दीगर हज़रात भी हैं। और अभी तक ये मालूम नहीं कि उनका लीगल स्टेटस क्या है। उनको इंक्वायरी के लिए तलब किया गया था। आज हम उस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान ने आज एक बार फिर सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन उनका हुआ है अडियाला जेल में, और उन्होंने IMF के ख़त के हवाले से भी बात की है और कुछ दूसरी बातें जिनके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और आइनी दरख्वास्त दायर हो गई है। पहले तो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली थे जो कि एक दिन दरख्वास्त दायर करके अगले दिन वापस ले ली थी। अब की बार एडवोकेट हनीफ राही हैं। ये वही एडवोकेट हनीफ राही हैं जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और जिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की पार्लियामेंट को मोहलत दी और तमाम महमूद अयाज एक सफ़ में खड़े होकर बशमूल नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान, उन्होंने उनको पार्लियामेंट में कानून साजी करके उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की, राह हमवार की। तो एडवोकेट हनीफ राही की इस दरख्वास्त पे भी बात करेंगे, और इस दरख्वास्त में वो ये कह रहे हैं जो कि शेर अफजल मरवत PTI के लीडर हैं, उनके बिहाफ पे जो दायर हुई है कि मुल्क में धांधली हुई है, ये तमाम इंतखाबात का अदम करार दिए जाए और एक कमीशन बनाया जाए जो कि दोबारा से तमाम फॉर्म 45 और 47 को रिकनसाइल करे। तो इंतखाबात का अमल नहीं, बल्कि जो नताइज की जो कैलकुलेशन है उसको कलअज़म करार दिया जाए। तो इस हवाले से भी हम आज के इस महफ़िल में बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हसनात मलिक, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर उसके बाद साकिब बशीर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मीर अतीक, जो एक तवील अरसे से उन्होंने सहाफ़त की है और बहुत से सियासी और अदालती महाज पे नशेब व फराज भी देखे हैं, और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी रहे हैं। सबसे पहले तो असद तूर के हवाले से बात करें। साकिब बशीर साहब, अभी तक FIA में असद तूर मौजूद हैं। एग्जैक्टली ये नोटिस था क्या, उसकी लैंग्वेज क्या थी, ये हुआ क्या आपके ख्याल में? ये नोटिस वही था जो इलेक्शन से पहले जब बल्ले के निशान के केस का फ़ैसला आया था, तो बहुत सारे सहाफ़ियों को नोटिसेस हुए थे। तो अब जो दो नोटिस सामने आए हैं, एक तो असद तूर हैं और एक इमरान रियाज़ का। तो असद तूर उसी नोटिस में उनको आज बुलाया गया था 11 बजे। वो वहाँ पे गए हैं FIA के G13 जो ऑफ़िस है वहाँ पे। उनकी जो वकील हैं ईमान मज़ारी, वो भी साथ मौजूद हैं। इस वक़्त 6 बज चुके हैं, तो 7 घंटे हो गए हैं वहाँ पे वो मौजूद हैं। थोड़ी देर कबल मेरी बात हुई एडवोकेट ईमान मज़ारी से, तो उनका ये कहना था कि अभी तक उस वक़्त 4 घंटे हो गए थे। तो उन्होंने कहा अभी तक ना तो उन्होंने कंप्लेंट की कॉपी दी है, ना कोई सवालनामा दिया है, ना कुछ बता रहे हैं। फ़ोन का उन्होंने पूछा है, तो हमने कहा फ़ोन तो हम साथ नहीं लाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप यहीं पे बैठेंगे, और उनकी कोशिश ये है कि जो वकील हैं वो बाहर चले जाएँ और उनको वहीं पे बिठा के रखें। तो अब तक की सूरत हाल जो है वो फ़िलहाल यही है ठीक है। कि लेकिन FIA ने, उनका ये था कि FIA ने बिठाया हुआ है लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। ठीक है। हसनात मलिक, अदालत के और जजेस के ऊपर तनकीद का बज़ाहिर इल्ज़ाम है, जैसा कि साकिब भी बता रहे हैं इस नोटिस में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर बहस आ चुका था, और इलेक्शन से पहले कहा गया था कि इलेक्शन के बाद जो है दोबारा से ये अमल शुरू किया जाएगा। मगर ये हुआ क्या है? क्या ये जजेस जो हैं वो अपने इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो FIA के ज़रिए करवाएँगे, या अदालत ख़ुद अपनी, अगर कोई तौहीन होती है तो उस पे ख़ुद उसको कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उसको हुकूमत का या सरकारी इदारों का मरहून मिन्नत होना चाहिए? आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस कार्रवाई को? जी, बिल्कुल मतियुल्लाह जान साहब, ये तो सीधी-सादी हरासमेंट है सहाफ़ियों की और FIA के ज़रिए कराई जा रही है। अगर किसी सहाफ़ी ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, किसी जज को रिडिक्यूल किया है, तो उसके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट नोटिस दे जाना जारी।
और उसको जवाब शोकाज का देना चाहिए सहाफ़ी को कि क्या उसने ये बात क्यों की। लेकिन ये FIA का नोटिस करके और इसका मैसेज देना कि उसको एक असद तूर को 4 घंटे 5 घंटे FIA ऑफिस में दूसरे सहाफ़ियों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट और पर्टिकुलर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे क्वेश्चन करेंगे तो आपके साथ यही कुछ होगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि असद तूर का जो तरीक़ाकार, जो उसकी उनकी ट्यून, जो उनका जो वीलॉग करने का स्टाइल था, वो ही था जो 2019 से है। जब वो उमर अता बंदयाल, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, उनको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और बहुत सख्त क्रिटिसिज्म करते थे। उस वक्त तो वो कुछ जजेस के हीरो थे और वो बहुत हम देखते हैं कि कई दफ़ा जजेस की जब कोई निजी फंक्शन होते थे तो असद तूर को बुलाया जाता था उन फंक्शन में, चाहे वो कराची हो चाहे यहाँ हो। तो अब असद तूर क्या वजह हुई कि जनवरी 13 के बाद असद तूर को ये बात, तो ये कोई मुनासिब नहीं है। अगर उमर अता बंदयाल और उनके हवाले से या तो ये मान लें कि असद तूर उनके खिलाफ भी क्रिटिसिज्म गलत करता था और अब भी गलत करता है, अगर वहाँ ठीक करता था तो अब क्या मसला है। तो अब बर्दाश्त मेरा ख्याल है करना चाहिए जजेस को। चलें ठीक है। मेरे अतीक साहब, आप भी एक तवील अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं और तवील आपकी सर्विसेज हैं एसोसिएटेड प्रेस में भी। आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है असद तूर के ख़िलाफ़ या दूसरे कोर्ट रिपोर्टर्स के ख़िलाफ़, ये हुकूमत अपने ओन पे कर रही है या ये अदलिया का दबाव है हुकूमत के ऊपर? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल इसमें वाज़ेह बात है कि ये अदलिया का दबाव है। आप लोग भी उस दिन कोर्ट रूम के अंदर थे और चीफ साहब ने 2-3 दफ़ा इस पे कहा कि जी, लेकिन असद तूर भी, आप भी पेश हुए थे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अदलिया के दबाव के बगैर है। जो अभी हसनात ने बात की है कि अदलिया के कुछ जजेस के उस वक़्त ये हीरो थे। हीरो किसके थे? काजी फ़ायज़ ईसा साहब के, जो मौजूदा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। ये उनके घर पे गए, इवन जब उनके वो मारने का या उनको ज़गदो कोप करने का जो है वो एक वाक़या हुआ। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि जजेस की या किसी की आशीर्वाद नहीं है। FIA ने अपने ओन पे ये कुछ नहीं हो रहा। क्या ये भी मुमकिन है कि हुकूमत या कुछ इदारे ये चाहते हों कि मीडिया और चीफ जस्टिस के दरमियान ये लोग आमने सामने खड़े हो जाएं? तो फिर चीफ जस्टिस साहब को फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जी, ये जब अदालत में ये केस चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, उस दिन भी इसकी हेयरिंग हुई, फिर दोबारा भी हो सकती है, तो चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं इस पे नोटिस ले रहे? ठीक है, ये एक अहम सवाल है। साकिब बशीर, अब दूसरे अहम मामले पे जाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अडयाला जेल में। आज आपकी उनसे इंटरेक्शन भी हुआ मीडिया का। क्या सूरत हाल हुई? ख़ास तौर पे ये IMF के लेटर के हवाले से उनका क्या एग्जैक्ट मौक़िफ़ था? क्योंकि हमने देखा कि शायद PTI के जो मुख्तलिफ वकला हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं या बैरिस्टर गौर हैं या बैरिस्टर सैफ़ हैं, IMF के लेटर के हवाले से शायद थोड़ा बहुत उनके बीच में कोई इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ भी होगा, लेकिन इनका जो व्यू है मुख्तलिफ है। जो अली ज़फ़र हैं, उन्होंने मीडिया के साथ आज अडयाला जेल में समात से कबल भी और समात के बाद भी उन्होंने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि हमारा मौक़िफ़ ऐसा नहीं है कि जो IMF है वो तावन ना करे पाकिस्तान के साथ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम कुछ जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं। हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो इसको भी साथ देखे, इस मामले को भी। लेकिन इमरान खान की जो टोन है वो मुख्तलिफ है, वो बड़ी सख्त थी। आज भी उनसे बड़ा स्पेसिफ़िक सवाल हुआ कि क्यों आप ये करना चाह रहे हैं और कब करेंगे? तो उन्होंने एक तो ये कहा कि इतने बड़े पैमाने पे जो मैंडेट चोरी हुआ है, सरेआम हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और कोई इदारा जो है वो उस रिगिंग की तहकीकात करने के लिए तैयार नहीं है। आज 14 से 16 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आउटपुट नहीं है और इस माहौल में इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में आते नज़र नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन में हम जो है वो उनको लिखने जा रहे हैं। तो अगला सवाल था कब लिखने जा रहे हैं? तो उन्होंने तो यही कहा कि मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो है वो इस वक्त तक लिखा जा चुका होगा। लेकिन उनके जो वकला हैं, उन्होंने बाद में आकर ये बताया प्रोसीडिंग के बाद कि हम पहले पाकिस्तानी मीडिया के सामने वो रखेंगे ख़त, फिर उसके बाद IMF को वो ख़त जो है वो भेजा जाएगा। ठीक है। तो अस्सलाम मलिक साहब, ये जो ख़त लिखा गया है IMF को, इसमें भी असल मुद्दा जो है वो धांधली के इल्ज़ामात हैं और इन्हीं इल्ज़ामात को तक़वियत मिली जब पिंडी के कमिश्नर जो हैं लियाकत अली चट्ठा,
उन्होंने अचानक ही एक पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जी मैंने धांधली कराई है, मेरे आरओज़ ने कराई है, मगर अब उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। तो आपके ख्याल में कमिश्नर चट्ठा की पहले वाली बात दुरुस्त थी या दूसरे वाली बात दुरुस्त है? ये मीर साहब ज़्यादा बता सकते हैं इस हवाले से। ये सवाल जो है अगर इनसे करें, क्योंकि इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी गालबन है। जी मीर साहब, आप कुछ कहना चाहिए? देखें, आपके सामने है कि लियाकत अली चट्ठा साहब ने जिस ड्रामाई अंदाज में इस बात को किया और वो आग की तरह जो है जंगल में वो फैली है बात है, उसके बाद ज़मीर उनका जागा, उन्होंने ख़ुद को गोली मारने की बात की, ख़ुदकुशी करने की बात की, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम तराशी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या पूरे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ की। और फौज को और क्लीन उसके चिट बाद दी, फौज को जो क्लीन चिट पिंडी दी। थे जिसमें वो खड़े होकर बात कर रहे थे, जिस पे सारे लोगों का आ रहा है, पिंडी का नाम नहीं उन्होंने लिया। क्या उसकी भी कोई ख़ास वजह थी? उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल ठीक कराया हाँ, उन्होंने। वो उन्होंने ठीक करवाया। हाँ। इनके ज़मीर पहले जागा, फिर ज़मीर जो है दूसरी तरफ जाग गया। इनकी ना पहले वाली बात पे यकीन करें, ना इनकी दूसरे वाली बात पे यकीन तीसरी करें। का इंतजार करें। ये इसकी तीसरी बात का इंतज़ार करें कि तीसरा ये क्या जो है, जब ये इन हालात से निकलेंगे उसके बाद तीसरे का पता करें कि ये तीसरी अच्छा, पहली बात वाली क्या बात करेंगे। किसके दबाव पे की और दूसरी वाली वो बात खुद किसके कहते दबाव हैं, पे जो की? उसके रिटन जो स्टेटमेंट है 3 पेज की, उसमें देखे उन्होंने जो कुछ लिखा है। पहले नंबर पे तो जो 32 साला सर्विस है, अगर 32 साला सर्विस के बाद भी वो किसी के बहकावे में आ सकते हैं, तो उसके बाद फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। और इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट के जिसके पूरे हाथ में आपने एक बहुत बड़ा जो है वो डिवीज़न दिया हुआ था, तो आप उनकी बारे में ख़ुद तबसरा करें। अच्छा, दूसरी बार जो बात की है वो किसके दबाव में थी? दूसरी बार भी जिनके दबाव पे, जिन्होंने कहा कि लाओ भाई सबूत लाओ, उनके दबाव पे कह दिया? नहीं सबूत लाओ, सबूत थे कोई नहीं। अच्छा। अब घर की चारपाइयों पे उसने इधर उधर देखा कि वो रात को मुझे जो ख्वाब आया था, ख्वाब से उसने को मिला कख नहीं, अच्छा। तो तो जाके ये उन्होंने ज़मीर कहा- ज़मीर जाग तो गया। फिर ज़मीर जाग गया। दूसरी बात। दूसरी बार अच्छा, इमरान खान ने भी इससे मुतालिक बात जी, की जी। है। इमरान खान जो है ये कहते हैं कि जो कमिश्नर ने बात की थी वो सच्ची बात थी, और उसके बाद वीगो डाले आए और उनको उठा के ले गए, और उसके बाद जो है वो नया बयान उसका सामने आ गया। वैसे मतीउल्लाह जान साहब, रात जो कमिश्नर का बयान आया है वो मैंने बड़ा पढ़ा है। मुझे आज़म खान का वो अगस्त का जो अचानक जो है वो पता चला जी, 28 दिन वो लापता रहे, और उसके बाद अचानक आए और मीडिया को पता चला जी 164 उन्होंने दे दिया है। उनका स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मुझे जो है वो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, कहीं को मिलता दूसरे जुलता। तो 28 घंटे भी नहीं हुए, देखिए ये वो तो 28 दिन निकाल गया। इसके तो नहीं, मतलब आपसे आप क्या समझते हैं, कमिश्नर साहब से क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? बस आप बेहतर समझते हैं कि कमिश्नर साहब से क्या नहीं हुआ। कोई 1.5 पाव की ईंट बर्दाश्त नहीं हुई कि 1.5 पाव का मुक्का नहीं बर्दाश्त हुआ, क्या नहीं बर्दाश्त हुआ, वो आप इसमें बेहतर समझते जैसे हैं। कमिश्नर जो है वो 27 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2024 तक बिल्कुल एक्यूरेट थे। वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल भी थे कि इलेक्शन के लिए कोई मसला नहीं था। उनके लिए उन्होंने 9 मई के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई उनमें भी वो ज़ाहिर सी बात है हेड थे पूरे डिवीज़न के, सब कुछ ठीक था। मुझे समझ नहीं आई कि वो अचानक क्या हो गया। अचानक फिर क्या एक और बात यह है मतीउल्लाह जान साहब, उनका अगर आप वो जवाब पढ़े ना, उसमें काफ़ी कुछ बचगाना भी लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो एक 35 साला एक सिविल सर्वेंट का वो जवाब है। तो 65 साल का तो हो सकता है। देखिए मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इल्ज़ामात जो एक सबसे ज़्यादा उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे था, तो सुप्रीम और कोर्ट चीफ खामोश, इलेक्शन कमिश्नर। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर खामोश रही। देखें ये जो सारा 2024 का इलेक्शन है ना, ये अदलिया का सेहरा जा रहा है सारा। इलेक्शन कराना 8 फरवरी को, कैसे कराना, सेरा जा रहा है या डाला जा रहा है? नहीं सेरा? नहीं, वो देखें 8 फरवरी का इलेक्शन अदलिया ने करवाया ना। आरोज आपने कहा कि नहीं टाइम कम है, आप एग्जेक्टिव के ले सकते हैं। उसके बाद जो ये फॉर्म 45 से 47 का जो मामला है, कंट्रोवर्सी है, इसमें अदलिया जो है वो उसने ही देखना है इस मामले को। अगर देखें इस वक्त जो हालात हैं, वो ये लग रहा है कि इदारे जितने हैं वो मुल्की मफाद में एक पेज पे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे अदलिया है, चाहे एग्जेक्टिव के जितने ब्रांचेस, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, तो वो तीनों इस्टेब्लिशमेंट, तो ये जब एक हो और ख़ासकर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट किसी मामले में एक पेज हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में कोई चीज़ क्यों जी? मीर साहब, आपके ख्याल में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है या अभी भी कुछ शकूक शुबात हैं? नहीं, आप देखें कि अदलिया के हवाले से अगर आप कहें सेम पेज पे कोई ख़ास एक केस का बताएं तो उसमें हो सकता है, अदरवाइज़
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2-3 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चीज़ें गई हैं। पीटीआई हाँ, के मुताल्लिक़। पीटीआई से मुताल्लिका देखें, बैट का जो इशू है, बैट पे हर बंदे का सोशल मीडिया पे देखें, वैसे देखें सीनियर एडवोकेट से बात करें, कोई ऐसी एग्जांपल है। इवन चीफ साहब का एक क्लिप चलता रहा है 3-4 दिन पहले, उसमें चीफ साहब ने खुद कहा था कि सिंबल जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी की जान होता है, और सिंबल इसलिए होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिफिकेशन होती है और हर बंदे को पता होता है वोट देने के लिए। यहाँ पे तो पूरा वो बाज़ लोग कहते हैं जी जहेज़ का सामान, किसी को बैंगन मिल गया, किसी को दरांती मिल गई, किसी को लेकिन वो भी काम आ छुरी गया। मिल गई किसी, लेकिन उस पर भी लोगों ने देखें ढूंढ ढूंढ के जो है वो उस पर ठप्पा लगाया है। चलिए, अब क्विकली ढूंढ सुप्रीम ढूंढ कोर्ट में एक नई दरख्वास्त आई है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से। उनके वकील जो है कोई और नहीं, एडवोकेट रियाज हनीफ जो राई है। माजी में जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ पिटीशन की है, उनकी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट चैलेंज की साकिब निसार के दौर में। उसके बाद जब ऑडियो कमीशन पे हियरिंग हुई, प्रोसीडिंग चली, तो स्टे हो चुका था, तो उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की थी जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ, और भी उनका बहुत कुछ उन्होंने अपने दौर ये जन्म बाजो के जनरल एक्सटेंशन बाजवा वाले के केस खिलाफ में एक्सटेंशन ये खुद वाले गायब हो गए थे जी, ना, जी, और गायब फिर हो इनको गए। पुलिस के जरिए बुलाया अब गया। इस किस्म का अगर पीटीआई वकील करके समझती है कि उनको रिलीफ मिलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल। मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई ने जानबूझ के राई साहब को आगे किया है, ताकि अगर गुस्से में रद्द भी कर दिया जाए तो फिर एक बयानिया बनाया जाएगा कि देखें जी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त रद्द हो गई है। और वो ये देखें ना, एक ब्रिगेडियर अली कहीं से आ गए थे, आप तो बेहतर जानते होंगे, ब्रिगेडियर अली आपसे जूनियर ही होंगे, तो जाहिर है वो आपके अदरवाइज आपके करीब करीब के होंगे, कोर्समेट होंगे। उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने पूरा इलेक्शन नल एंड वाइट डिक्लेयर करने की दरख्वास्त की, और दूसरे दिन जो है ना वो गायब हो गए। किधर गए? फिर पता चला जी वो बहरीन चले गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि यहाँ पे लोगों की सीरियसनेस का भी, और लोगों पे क्या जज्बात होते हैं, फिर जज्बात 2 मिनट में ठंडे हो जाते हैं भाई। नहीं, लेकिन ये जो दरख्वास्त आई है धांधली वाली, इसके पीछे आपको क्या मोटिव लगता है? मोटिव क्या है ये देखें, इनको ये एक कॉन्सेप्ट तो बना हुआ है, परसेप्शन तो है कि ये धांधली हुई है। अगर किसी ख़ास हलके में ये धांधली की बात करते हैं तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए, बगैर एप्लीकेशनों के, बगैर पेटिशनों के नोटिस लेना चाहिए। शेर कहें अफजल जी, मरवत तो देखे ना, उम्मीदवार भी रहे, जीते भी हैं, उनका बोनाफाइडे तो है ना। चलें, शेर अफजल मरवत साहब के जो है वो बोनाफाइडी बिल्कुल है। शेर अफजल मरवत साहब का भी माजी अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि तो देखें, सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों का माजी एक जैसा है। यहाँ पे आप मुझे मरवाएंगे कि दोनों का। अब देखें, काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ भी एक परसेप्शन रही है कि इनको कराची से उठाया जाए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और जाके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बगैर कोई प्रोसीजर जो है उस ज़माने के, जो उस वक्त तो ये जुडिशल चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुकी है और उसके फैसला भी आ गया है, वो तो खैर। अच्छा मतीउल जान साहब, ये जो पटिशन फाइल हुई है, ये मुझे पीटीआई की जानिब से अब कितनी लगती है, उसकी वजह यह है कि इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी टॉप की लीडरशिप है, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, सलमान करम राजा हैं, ये सारी टॉप की लीडरशिप पीटीआई में मौजूद है। शेर अफजल मरवत पटिशनर हैं उसमें, और उनके वकील रियाज हनीफ राई हैं। ये कतरे हैरान कौन है मेरे लिए कि क्या ये पीटीआई की बतौर पार्टी कोई पटिशन है या शेर अफजल मरवत साहब का इंडिविजुअल एक्ट है? जो भी ये है, क्या है? ये लेकिन डिसिप्लिन का फुकदान है साकिब। मेरा ख्याल है कि हम देख रहे हैं कि शुएब शाहीन अलहदा को फोरम ले रहे हैं, सलमान राजा साहब ने पहले लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, शौकत बसरा साहब कुरान उठा के सुप्रीम कोर्ट में आए, तो शुएब शाहीन साहब ने लेटर भी लिखा चीफ जस्टिस साहब को। वहाँ को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रही पीटीआई में, और डायरेक्शन लेस वहाँ है देखें, और लीडरलेस। डिसिप्लिन से ज़्यादा ये मुझे लगता है कि एक हिकमत अमली है कि अगर चीफ साहब इसको रद्द करते हैं, पटिशन को डिसमिस करते हैं, तो एक बयानिया बनेगा कि पूरे मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए, सुप्रीम कोर्ट ने धांधली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, तो एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस साबित नहीं कर सके। ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि इतने भी पीटीआई वाले पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रेटजी में क्लेवर हैं। पॉपुलर होना अलग बात है, लेकिन जब देखें इस वक्त जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, जिसमें अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, वली ख़ान साहब की है, इमल वली ख़ान है, या जीडीए है, पीर पगाड़ा साहब की पार्टी है, इन जमातों का आप देखें कि उनका मौक़िफ़ इस वक्त क्या है। इन लोगों को इसका मुदावा तो करना पड़ेगा कि ये धांधली नहीं हुई। लेकिन ये धांधली कराई किसने आपके ख्याल में?
धांधली के एक तरीका थोड़ा होता है। धांधली देखें, प्री पोल रिगिंग भी होती है, पोस्ट कौन करता है वैसे पाकिस्तान में? जो बाइख्तियार होता है वही करता है। कौन बाख्तियार? बाइख्तियार अब आरओ है, आरओ बताए, डीआरओ बताए कि मैंने भाई ये फॉर्म 45 दिया है, उसमें 50 को 150 मतलब या आप कहते हैं 750 इसमें नहीं सिर्फ ज़मीनी मखलूक का किरदार है? नहीं, ज़मीनी मखलूक आप हवाई मखलूक, खलाई मखलूक, फ़ज़ाई मखलूक की तरफ ना लेके जाएं ना। जो पहले ज़मीनी हैं उनसे तो बात कर लेना, उन्होंने क्या किया है। और ये जो फिर रिज़ल्ट आना शुरू हो गया 5-6 बजे के बाद, भाई उसका कोई एक तरीका करें। एक हल्के से आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन नेटवर्क ही बंद था मीर साहब, तो क्या करते हैं वो? तो मतलब रिजल्ट कैसे ट्रांसमिट अब ये भी आपकी बिल्कुल बात बजा है, और इस पे काफ़ी तंजीमों की भी बहस हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी हुई है। उस पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन करना चाहिए था ना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था 8 फरवरी को तकरीबन 1 बजे दिन। तो मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद था, वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, उनसे ये सवाल हुआ कि मुल्क भर में सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है। उन्होंने कहा हमारा जो सिस्टम है इसका इंटरनेट सर्विस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए मीडिया के सामने, उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेट बंद होने की वजह से मुतासर हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक फुकदान था कि इलेक्शन कमीशन क्लियर ही नहीं था कि हमारा सिस्टम कैसे है। फिर एक और बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 पिछली रात तक जो 14 दिन बनते हैं उन्होंने अपलोड करने थे, वो अपलोड नहीं किए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ कैसे फ्लॉप हुआ, किस तरह हुआ, और वो ऐसा सिस्टम है, मेरा ये ख्याल है कि उस सिस्टम को ही अगर देख लिया जाए तो बहुत सारी रिगिंग को भी पकड़ा जा सकता है। भाई एक आरओ ने अगर 4 घंटे में नहीं दिया फॉर्म 45, 14 घंटों में नहीं दिया, 24 घंटों में नहीं, उसके खिलाफ भी तो बताएं ना कि किस किस आरओज ने ये काम किया है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी बाज़ लोगों को जो है वो फॉर्म 45 नहीं मिला। अच्छा, पर फिर फॉर्म 45 और 47 की जो डिस्पैरिटी है कि उसमें और फिगर है, उसमें और फिगर है, उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, अब ये बताइए, जो अभी इस्लामाबाद के 3 हलकों का नतीजा नोटिफाई हो चुका है और तीनों में नून लीग के उम्मीदवार जो हैं कामयाब करार दिए गए हैं, तो आपकी तो पहले ही ट्वीट आई थी, मैं पढ़ रहा था कि अब ये मामला ट्रिब्यूनल की तरफ ही जाएगा, और वही हुआ। तो अब ये कितना अरसा लगेगा इस्लामाबाद का कानूनी तौर पे, ट्रिब्यूनल में कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस? कानूनी तौर पर तो मेरे ख्याल में 4 माह में उन्होंने करना होता है। सलमान अकरम राजा जो है उनके हल्के का भी रिजल्ट आ गया है, उन्होंने डिसमिस कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो उनको भी ट्रिब्यूनल भेज जी दिया है। ट्रिब्यूनल भेज दिया है। और बल्कि लाहौर जो पंजाब का मामला है वो ज़्यादा एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है हमारा पहले ही काम बर्डन ज़्यादा है, हम ज़्यादा जजेस को स्पेयर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल 4 या 6 जजेस मांगे थे, उन्होंने 2 दिए हैं। अब पूरे पंजाब में मेरे ख्याल में 400 से ज़ायद पटिशन्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल में जाने हैं। तो वो आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 जज बैठकर कैसे उसको करेंगे। इस्लामाबाद की हद तक तो आप ये कह सकते हैं कि 1 जज है, 3 केस हैं, वो तो जल्दी हो कासिम जाएंगे। सूरी वाला स्टे ऑर्डर हो गया है। बस यही बिल्कुल यही लगता है। फिर ये भी होता है कि जब ट्रिब्यूनल कोई फैसला देता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्टे करती है, फिर मामला चलते रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अब जो है वो मामला मिट्टी पाव वाला ही लग रहा है फिलहाल। शख्सियत हैं वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो रूल करते हैं वो चीफ जस्टिस करते हैं, दूसरे जजेस की ऐसा नहीं। खैर रूल तो नहीं करते, ही इज अ जज लाइक एनी अदर जज। नहीं, वो यही होता है ना, मास्टर ऑफ रोस्टर का टर्म खत्म हो अब तो गया, खत्म हो गई ना, लेकिन भूल जाए ना फसनाद साहब, भूल जाए। अब कमेटी बन गई है, प्रैक्टिकली वही है। कमेटी भी देखे ना, कमेटी में ऐसे ही है। ब्रिगेडियर अली की तीसरे दिन ऑब्जेक्शन भी हो गया, उस पर लग भी गई विदड्रॉल के बावजूद भी। कई लोगों की 184(3) में पड़ी रहती है, उस पर कमेटी नहीं बैठती। देखें बात बिल्कुल सीधी है कि जो वो चाहे रात को भी अदालत बैठती है, 12 बजे भी, 1 बजे भी। और सबसे मेन जो आप असद तूर की बात कर रहे थे उस पे देखें, अतर मिनल्ला साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, 1 बजे भी अदालत खुलती रही है। फिर उन्होंने चंद दिन पहले, ये लंदन जब गए हैं उससे चंद दिन पहले किसी जगह पे ख़िताब फरमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है उस पर हमें आना पड़ेगा। तो भाई अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अब पूछे ना कि ये इसको इमरान रियाज के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कौन जिम्मेदार है कि नहीं होने दे रहा? आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? भाई ये अदलिया के बगैर जो है ना, अदलिया की इंडिकेशन के DGFIA को क्या मुसीबत पड़ी है जी? अच्छा, आप
आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत के बीच में कोई सियासी अमल दखल नहीं होता सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ये जजों को जो है नहीं ना नहीं मसला नहीं, रहता हर केस को आप जो है ना वो नहीं कर सकते। ये असद ये का पर्टिकुलर ये असद तूर का पर्टिकुलर जो है ना कि चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक प्रोग्राम किया या तो वो अगर होता तो वो खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर लेते, वो उन्हें क्या, करते ना, यही उन्हें तो क्या, बात है। वो जब किसी बैट को वाले कहने, इशू उनके पे पास तो अपने पास देखें, अख्तियार है। बैट वाले इशू पे ये जजेस का भी ये है कि बैट वाले इशू पे जो प्रोग्राम मैंने सुना है वो असद तूर का प्रोग्राम कि जिसमें उसने क्रिटिसाइज़ किया, फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जब हम स्पीकर के सामने या लेक्चर देते हैं उस वक्त कहते हैं जी क्रिटिसिज्म जो है ना वो होता है, होना चाहिए, वो मुआशरे उससे बेहतर होते हैं। मेरे ख्याल में लेकिन सिर्फ अभी जजेस- वैसे भी अंधेरा हो गया और अब अल्लाह करे कि इजाज़त कभी लेते हैं उजाला हो जाए, अल्लाह करे कि कभी इंशाल्लाह। उजाला हो जाए। उजाले आप के जानते हैं इंतज़ार। कि सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट मेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर वो चाहें तो कहीं दादरसी हो सकती है पीटीआई, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई कहीं से कोई रिलीफ उनको बहरहाल अगर हम चाहें तो फार्म 45 और फार्म 47 को रिकनसाइल करने में चंद दिनों से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर बदकिस्मती से हम पिछले 75 साल से 47 में ही फंसे हुए हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।